हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तेज सिविल सर्विस में। और आज मैं आपके लिए लेके आऊँ तेज यूपी पीसीएस के क्रैश कोर्स 2020 के इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट 1। यानी कि आज जो है हम लोग एक नया वीडियो शुरू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में। अभी तक हम और आप जो है हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, वो सीरीज वैसे ही कंटिन्यू रहेगी, उसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है दूसरा सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट इकोलॉजी। इससे भी जो प्रश्न है वो सी सेट के जो सीसेट का पेपर जो पहला पेपर होता है उसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको उसकी भी तैयारी करवानी है। इसलिए जो है हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो ये विषय है वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सब्जेक्ट है उसके कुछ प्रश्नों को कवर करते हैं। मेरा नाम शांतनु और मैं आप तक इस वीडियो को लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हम कुछ इजी प्रश्नों को देख लेते हैं जिससे कि हमें एक थोड़ा सा एटमॉस्फेयर बन जाए इस चीज़ का कि इसमें जो प्रश्न हैं या जो इनकी अवधारणाएं हैं, जो जानकारियां हैं, वो हमें पता चल जाएं। तो ठीक है, सबसे पहले हम कुछ बेसिक सी चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद हम इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो पहले आ चुके हैं। ठीक, चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? तो वो की गई है फ्रेडरिक रेटजल को। ठीक, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ? तो ये औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से प्रारंभ हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई थी तो उस समय जो लोग थे वो उन्होंने पर्यावरण के बारे में सोचना एकदम से छोड़कर पर्यावरण से यानी प्रकृति से सिर्फ सारी चीजें इकट्ठी करने की सोची, और जिसके तहत उन्होंने वनों का और भी इस तरह से वनों को काटा, फिर जलों को गंदा करना शुरू किया और इस तरीके से उन्होंने पर्यावरण को प्रदूषित करना शुरू कर दिया। यानी कि यहाँ से जो है पर्यावरणीय समस्याएं जो है हमारे पास हमारे जीवन में आना शुरू हो चुकी थी। अब आगे चलते हैं। भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ? वो हुआ बुकलिन, जो कि यूएसए में है। यूएसए में है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है? वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक, अब आगे चलते हैं। ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो वो लगाया था जोसेफ फॉरमैन ने 1985 में, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। ठीक, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है ए फिटिंग का। वैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से ए फिटिंग वाला जो ऑप्शन है वो सही है। सतत व स्थायी विकास की अवधारणा से संबंध रखता है। तो इसमें जो सतत व स्थायी विकास इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इससे जो है नवनियतिवाद अवधारणा जो है संबंध रखता है। अब आगे चलते हैं और इसी सीरीज में अब हम लोग कुछ वैसे प्रश्न देखेंगे जिन जो पेपर में कूट की सहायता से आते हैं। तो अब हम लोग कूट वाले प्रश्नों को देख लेते हैं फिर। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो युग्म कौन कौन से? बायोम है, बायोम, और जिसका युग्म बनता है अजैविक एवं जैविक पर्यावरण। अजैविक पर्यावरण, यहाँ पे एक लाइन है, इसको छोटी सी ड्रॉ कर देता हूँ मैं। हाँ ठीक है। अजैविक पर्यावरण स्थल जल एवं वायु आदि सम्मिलित। जैविक पर्यावरण पादप मनुष्य एवं मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम वातावरण। तो हमें पता करना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कौन सा जो युग्म है वो सही है। ऑप्शन में हमारे पास केवल ए है, केवल दो है, केवल एक और दो, और उपयुक्त सभी। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। बायोम, बायोम अजैविक एवं जैविक पर्यावरण, ये एकदम ठीक बात है। कैसे? क्योंकि जो बायोम होता है वो जैविक और अजैविक पर्यावरण को मिलाकर देखने पर ही बनता है। यानी कि जब हम अजैविक और यहाँ पे हो गया जैविक पर्यावरण जिस, ठीक है, अब इसको जब हम मिला देंगे तब बायो बन जाता है। ठीक, तो ये जो है जैविक और अजैविक जो है पर्यावरण घटक भी होते हैं। इनको मिलाने पर जब हम किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का जो है विश्लेषण करते हैं तो वो बायोम में आ जाता है। तो ये एकदम ठीक बात है। अजैविक पर्यावरण में स्थल जल एवं वायु आदि सम्मिलित हैं, यानी अजैविक में आपके पास स्थल जल एवं वायु है। बिल्कुल ठीक बात है ये, यानी ये वाला कथन भी ठीक है। जैविक पर्यावरण में पादप मनुष्य एवं मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम वातावरण सम्मिलित है। तो देखिए ये जो लाइन है ये गलत है।
जैविक पर्यावरण में पादप मनुष्य तो आते हैं, पर इसके साथ साथ सूक्ष्म जीव यानी कि जो छोटे जीव होते हैं वो, और इसी तरीके के और भी जो प्राणी हैं उनको सम्मिलित किया जाता है, ना कि मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम वातावरण को। तो ये वाला कथन हमारा गलत हो गया। तो कौन कौन से कथन ठीक है? पहला और दूसरा। तो यानी कि जो आंसर है वो कौन सा सही है? सी नंबर का आंसर हमारा ठीक है। ठीक, अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है प्रकाश पौधे और जीवों दोनों की जनन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। वहीं दूसरा कथन है जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है। ठीक, अब इसमें से हमें क्या पता करना, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन में हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए में है केवल एक, बी में केवल दो, ना तो एक ना ही दो या दो है दो, और डी में उपयुक्त सभी सत्य है। ठीक, तो देखिए प्रकाश पौधों और जीवों दोनों की जनन प्रक्रिया को प्रभावित करता है, ये एकदम सही बात है। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ जीव होते हैं जिनको अपनी दैनिक क्रियाएं करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, वो सिर्फ अपनी जो बाकी क्रियाएं वो सिर्फ प्रकाश में ही करते हैं। तो इसलिए प्रकाश जो है पौधों और जीवों दोनों की जनन प्रक्रिया को प्रभावित करता है, ये ठीक बात है। जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है, ये भी ठीक बात है। ये कैसे है? देखिए अगर मान लीजिए कि ये कोई तालाब है, ठीक है, ये तालाब है और ये जो है इसके भरे हुए जल का सरफेस है। ठीक, तो प्रकाश यहाँ भी पड़ेगा और प्रकाश यहाँ भी पड़ेगा, पर यहाँ ये ढलान खत्म है तो इसको यहाँ से हम एक डिवाइड कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो है पौधे होते हैं, ठीक, और यहाँ पे जो है जीव जंतु रहते हैं। अब आप इसको ऐसे समझेंगे, देखिए पौधे जो हैं उनकी उपस्थिति, प्रकाश की उपस्थिति से क्या होता है, वो पनप पाते हैं, पर जीव जंतु उनकी गहराई में रहते हैं। तो देखिए जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक यानी कि जो खुद अपना खाना बनाते हैं पौधे यहाँ रहते हैं। ठीक, उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है, पर उपभोक्ता जो है यहाँ नहीं रहते, वो अंदर रहते हैं गहराइयों में जहाँ प्रकाश नहीं पहुंच पाता। ठीक, तो जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है। हाँ बिल्कुल होती है। तो इसमें कौन सा पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो हो गया उपयुक्त दूसरा यानी उपयुक्त सभी। ठीक, अब आगे चलते हैं। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है ये हमें बताना है। तो देखते हैं इसमें क्या है। पहला कथन पढ़ते हैं, भूमि जल वायु पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। ठीक, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। ठीक है, भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। और डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा ये बताना है। तो देखिए पर्यावरण अभिप्राय से तात्पर्य ये है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है या उसको किस तरीके से हम जो है व्याख्या कर सकते हैं उसकी, वो हमें बताना है। तो देखिए भूमि जल और वायु पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है उसको क्या हम पर्यावरण कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे हम और आप हैं और हमारे आसपास रहने वाले जीव जंतु हैं और जो प्राकृतिक चीजें हैं जैसे पेड़ जल और इनसे घिरा हुआ जो भी एक पूरी जो पृथ्वी है अपनी जो इन्हीं से घिरी हुई है, तो इसका ही अस्तित्व पर्यावरण है। बिल्कुल सही बात है। ठीक, अब उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ कोई एक ये व्यक्ति है, ठीक, और ये मान लीजिए बहुत ज़्यादा ठंडे समय में है, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर जो है मान लीजिए -32 डिग्री है। ठीक, इसके बाद यहाँ पानी भी जमा हुआ है। ठीक है, यहाँ का जो मौसम, यहाँ हवाएं भी ठंडी चल रही हैं। तो एक समय बिंदु पर जो भी पर्यावरण या जो भी वातावरण से वो घिरा हुआ है, क्या इसको या जो भी ये दशाएं हैं इसको जो है पर्यावरण कह सकते हैं? बिल्कुल, ये वहाँ का पर्यावरण है जहाँ पे ये व्यक्ति है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं उनको क्या हम पर्यावरण कह सकते हैं? बिल्कुल, अगर कोई मनुष्य है तो वो पर्यावरण से देखिए भौतिक जैविक और सांस्कृतिक तीनों रूप से जुड़ा हुआ है, और ये तीनों जो चीजें हैं ये अंतर संबंधित भी होती हैं। ठीक, जब मैं आपको इन्वायरमेंट के विषय में लेक्चर लेके आऊँगा तो उसमें मैं ये आपको डिस्क्राइब से बताऊँगा। तो अभी बस आप इतना जान लो कि भौतिक जैविक और सांस्कृतिक तत्वों में जो है आपस में संबंध होता है, और मनुष्य जो है इन तीनों रूपों को जो है आपस में संबंधित करता है।
इसीलिए जो है इसके तीनों ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि इसका जो आंसर हुआ वो डी हुआ, उपयुक्त सभी। अब आगे चलते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, पौधे जैविक संगठकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं। पौधे पर्यावरण के विभिन्न संगठकों में जैविक पदार्थों एवं पोषक तत्वों के गमन को संभव बनाते हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना है। हमारे पास ऑप्शन में क्या है, केवल एक, ए और बी दोनों, और केवल दो, ना तो एक और ना तो दो। तो इसमें से हमें कौन सा प्रश्न, जो भी मतलब हमारा कौन सा जवाब सही होगा वो हमें बताना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। देखिए पहला जो कथन है क्या है, पौधे जैविक संगठकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं। सही बात है, पौधे ही जो है वो सबसे ज्यादा जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं, इसलिए वो इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी होते हैं। ठीक बात है। पौधे पर्यावरण के विभिन्न संगठकों में जैविक पदार्थों एवं पोषक तत्वों के गमन को संभव बनाते हैं। तो ये भी ठीक बात है, क्योंकि पौधों की ही सहायता से जो है बहुत सारे संघटक बनते हैं, इसलिए जो है ये पोषक तत्वों के गमन को भी संभव बनाते हैं। यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, यानी कि इसका जो आंसर हुआ वो बी नंबर हुआ। एक और दो दोनों कथन सत्य हैं। अब आगे चलते हैं। आगे क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निकेत में कई तरह की प्रजाति पाई जाती है, आवास में एक ही तरह की प्रजाति पाई जाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना है। ऑप्शन हमेशा की तरीके वही चाह रहे हैं वैसे ही, तो इसलिए मैं इस बार आपको नहीं पढ़ूंगा। अब जो है आगे मैं ऑप्शन एक भी नहीं पढ़ूंगा, वो चूंकि वैसे ही है, ये तो आप समझ ही गए हैं, तो मैं कथनों को ही जो है सीधे बता दूंगा। ठीक, तो अब कथन की ओर चलते हैं। निकेत में कई तरह की प्रजाति पाई जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको निकेत और आवास बता देता हूँ, जिससे आपको ये जो कथन है एकदम सही समझ में आ जाएंगे। देखिए कोई एक जगह, मान लीजिए एक बहुत बड़ा सा जंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन रहता है, यहाँ पे मान लीजिए शेर भी रहता है, यहाँ पे बाघ भी रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे और कौन रहता है, यहाँ पे मान लीजिए कोई पक्षियाँ भी रहती हैं, यहाँ पे गेंडे भी रहते हैं, फिर यहाँ पे जिराफ भी रहते हैं, ठीक। तो ये जो वन है वो इन पांचों लोगों का जो है क्या हो गया, आवास हो गया। तो ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, आवास में कई तरीके की प्रजाति पाई जाती हैं, जो कि बात सही होगी। पर यहाँ क्या लिखा, आवास में एक ही तरीके की प्रजाति पाई जाती है, यानी ये गलत बात हो गई। ठीक, अभी आपको आवास समझ में आ गया। अब देखिए निकेत, ठीक, आवास में कई तरीके की प्रजाति होती है, ठीक। अब समझिए हर एक प्रजाति का, यानी ये अगर मान लीजिए शेर था तो इसकी अपनी लाइफ साइकिल है, ठीक, और इसका अपना रहने का ढंग है, मतलब लाइफ साइकिल भी है, और इसका अपना बिहेवियर भी है, ये अपनी चीज़ें खाता है अलग तरीके से, ठीक है। अब ये मान लीजिए भैंस है, तो भैंस भी जो है इसकी अपनी लाइफ साइकिल होती है, और ये अपने तरीके से जीवन यापन करता है, बिहेवियर होता है इसका। वहीं पे अगर ये गेंडा है तो गेंडे की अपनी लाइफ साइकिल होती है और इसका बिहेवियर भी अलग होता है, ठीक। तो समझिए ये जो इनकी लाइफ साइकिल जो और जो इनका बिहेवियर है, यानी जो इनका पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको हम निकेत बोलते हैं, ठीक है। निकेत क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक। अब समझिए पारिस्थितिकी तंत्र किसका, एक ही जानवर का, मतलब एक ही प्रजाति का होता है, ठीक। इसमें प्रजातियां अलग अलग नहीं होती। जैसे शेर है, तो शेर का जो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र, जो उसके रहने का तरीका, जो उसका आवास है, वो आवास नहीं, मतलब जो उसका रहने का तरीका और जो उसका बिहेवियर, जो उसकी पूरी लाइफ साइकिल है, ये पूरी चीजें जो है एक निकेत में आती हैं। तो निकेत में कितनी प्रजाति हो सकती है, निकेत में सिर्फ एक ही प्रजाति हो सकती है, क्योंकि हर एक प्रजाति का अपना अपना निकेत होता है। तो यानी निकेत में कई तरह की प्रजाति होती हैं, नहीं, निकेत में जो है सिर्फ एक ही तरीके की प्रजाति होती है, यानी कि ये वाला कथन भी गलत है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, डी, ना तो एक और ना ही दो। अब आगे चलते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। तो देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, एक आवास में कई निकेत होते हैं। तो देखिए एक आवास थे और उसमें कई सारे जानवर थे, यानी उन सबके कई निकेत हो सकते हैं, जो कि एकदम ठीक बात है, ये सही हो गया। आवास के द्वारा हमें किसी प्रजाति के पारिस्थितिकी तंत्र में स्थान का पता चलता है, ये गलत बात है। अभी मैंने आपको बताया, देखिए जो पारिस्थितिकी तंत्र का ज्ञान है वो हमें निकेत की सहायता से होता है, ना कि आवास की वजह से। आवास में तो सिर्फ कई सारे निकेत हो सकते हैं, यानी कई सारी प्रजातियां रह सकती हैं, ठीक। तो आवास के द्वारा हमें किसी प्रजाति के पारिस्थितिकी तंत्र में स्थान का पता चलता है, नहीं चलता हमें पता। तो यानी
उपयुक्त में से जो है केवल पहला कथन ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जो कि हमने लगा दिया। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर हरे पौधे अपना आहार स्वयं तैयार कर लेते हैं, अतः वे स्वपोषी तो कहलाते हैं। ये बात एकदम ठीक है। सभी जीव अपना आहार तैयार नहीं कर पाते, इसलिए वे परपोषी के अंतर्गत ही वर्गीकृत किए जाते हैं। ये एकदम गलत बात है। देखिए, जीव अपना आहार नहीं बना पाते, ये भी ठीक बात है। वो परपोषी होते हैं, ये भी ठीक बात है। पर देखिए, सभी जीव नहीं होते, कुछ माइक्रो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जिनको हम लोग बोलते हैं माइक्रो जीव, तो वो जो है स्वपोषित होते हैं। ठीक, और जो अपना आहार नहीं बन पाते उनको हम परपोषी कहते हैं। पर क्योंकि कुछ जीव चले जाते हैं स्वपोषित में, तो इसका क्या मतलब, अधिकांशता का क्या मतलब हो यहाँ पर कि मतलब पूरे तो नहीं, हाँ मान लीजिए जैसे 100 में से 99 जो जीव होंगे वो परपोषी होंगे, पर 1% तो है ना कि जो स्वपोषित हो सकते हैं, इसलिए सभी जीवों को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते। तो पहला कथन ठीक हुआ और दूसरा कथन गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसको हमने टिक कर दिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण जैविक अजैविक घटकों का सम्मिश्रण होता है, ये मैंने आपको बताया जब बायोम के बारे में बता रहा था मैं आपको। तो पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं, दो होते हैं, एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक, यानी बायोटिक और अबायोटिक। ठीक है, ये दो हो गए, जी एकदम सही बात है। पर्यावरण के ये घटक सदैव स्थिर रहते हैं, देखिए नहीं रहते। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं पर्यावरण के घटकों की, और यहीं पे अगर मैं आपसे इसके आगे बात करूं कि जैविक घटक जिसके अंदर वनस्पति और जंतु पर्यावरण आते हैं, तो देखो वनस्पति पर्यावरण का ही एग्जांपल लेकर मैं समझा रहा हूं आपको कि देखो हर जगह जो है वनस्पतियां एक समान तो रह नहीं सकती है, मतलब हर जगह आप जंगल ही नहीं बना सकते। तो ये जो घटक हैं ये परिस्थिति के हिसाब से भिन्न भिन्न होते हैं और इनका अपना अपना महत्व होता है। तो ये घटक जो है सदैव स्थिर नहीं रह सकते। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त में से सिर्फ पहला कथन सत्य है, केवल ए नंबर, यानी केवल एक। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं। पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ये अब हमें बताना है। तो देखिए, जैव मंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है, तो ये एकदम ठीक बात है। जैव मंडल ही जो है असल में पर्यावरण घटक है, यानी कि बायोटिक अबायोटिक जो भी हम इंक्लूड करते हैं, जैविक और भौतिक, वो जो है जैव मंडल ही है, यानी दोनों जो घटक हैं उनका योग क्या हुआ, जैव मंडल। ठीक, तो जैव मंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है, हाँ बिल्कुल है। जैव मंडल का अध्ययन होगा तो बायोटिक अबायोटिक दोनों कवर हो जाएगा उसमें। जैव मंडल में भौतिक एवं जैविक तत्व दोनों ही विद्यमान होते हैं, ये भी ठीक बात है, अभी मैंने आपको बता ही दिया। हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं? नहीं। देखो, मृत अवयवों को अपघटित कौन करते हैं? मैक्रो जो जीव होते हैं वो करते हैं, और हरे पौधे सिर्फ खाना बना सकते हैं, पर अपने जो है मृत अवयवों को अपघटित नहीं कर सकते। ठीक, तो ये कथन गलत हो गया। अब घटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, ये कथन एकदम ठीक है। उनको भी मतलब दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसमें से असत्य कथन बताना था, तो यानी इसका ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक, वनों को काटने का परिणाम होता है, तो वन अगर कटेंगे तो क्या परिणाम मिलेगा? देखिए, ये प्रश्न हो गया और एक ये प्रश्न। वैसे तो देखने में आपको सरल लग सकते हैं, पर चूंकि ये यूपीपीसीएस के 2013 और 14 के पेपर में आए थे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है, क्योंकि कई बार जो है बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। तो मैं बता देता हूँ, वनों को काटने का परिणाम क्या होता है। तो देखिए, वर्षा और नमी में वृद्धि होगी नहीं, वर्षा तो तब ज्यादा होगी ना जब जहाँ पे पेड़ पौधे थोड़े से ज्यादा होंगे, जहाँ नमी तो पेड़ पौधों की वजह से आएगी क्योंकि स्वच्छ वायु होगी वहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है ठीक बात है। मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़, ये इसका जो है सही आंसर है। यानी कि वनों को काटने का परिणाम क्या होता है? मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़ आती है, क्योंकि वन अगर कट जाएंगे तो मिट्टी का कटाव होने लगता है, और जो पानी बाढ़ आती है वो कई बार जो है वनों की वजह से रुक जाते हैं, पेड़ पौधों की वजह से रुकता है पानी का बहाव। पर जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो यहाँ पे अनियंत्रित बाढ़ आएगी। वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? तो देखिए, इसमें से हानि की अगर मैं बात करूं तो वायुमंडलीय परिवर्तन भी होता है, यानी एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है, प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है और भूमि संरक्षण भी कम हो जाता है। तो यानी कि उपयुक्त जो सभी जो इसके रीजन दिए हैं ये पर्यावरण की हानियां हैं। अब आगे चलते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब कथन क्या है, पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान होती है लेकिन इसका रूप परिवर्तित होता है। जल के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति का नियंत्रण केवल जलीय पौधों के प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न गैसों के विसर्जन द्वारा होता है। तो देखिए, पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान होती है, इसका रूप परिवर्तित होता है, ये कथन एकदम सत्य है। वो कैसे है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि देखिए, जो जलाशय में जल भरा होता है उसको सूर्य जो है अवशोषित करता है, ठीक। तो यानी कि कुछ जल जो है भाप के साथ जो है ऊपर हवा में जाता है और वहां बादल बन जाता है, और यही जो बादल है जो वर्षा करते हैं वही जल वापस जो है पुनः इसी जलाशय में चला आता है। तो यानी कि कुछ ही जल की मात्रा का रोटेशन हो रहा है। जो आप अगर इसको बोलूं मैं आपको, जल चक्र जब आप पढ़ोगे, वाटर लाइफ साइकिल, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि प्रकाश मतलब जो कि जल है वो अपने रूप में तो परिवर्तित हो रहा है, पर वो ना ही कम होता है ना ही बढ़ता है, ठीक। हाँ, आप दोहन कर रहे हो तो मतलब मीठा पानी की जरूर कम हो जाएगा, पर और गंदा पानी बढ़ जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूं बोल लें कि जो जल है उसका मतलब यूं कहूँ कि पृथ्वी पर जो जल की मात्रा है वो कम हो जाएगी, नहीं, वो हमेशा समान रहेगी, पर इसका रूप परिवर्तित होता रहता है। अब आगे चलते हैं। जल के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति का नियंत्रण केवल जलीय पौधों के प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न गैसों के विसर्जन द्वारा होता है। तो देखिए, ये गलत बात है। हाँ, अगर मैं इसको ये बोलूं कि अगर ये केवल वर्ड में काट दूं तो ठीक है, नियंत्रण जलीय पौधों के प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न गैसों के विसर्जन द्वारा तो होता है, पर इसके साथ साथ इसमें जो है हवा का भी बहुत ज्यादा योगदान है, एयर का, ठीक है। इसमें जो है हवा का भी बहुत योगदान रहता है। तो इसके आगे अब हम क्या देखेंगे कि ये वाला कथन जो है गलत है और ये वाला कथन ठीक है। तो यानी पहला सही दूसरा गलत। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ए नंबर ऑप्शन सही हुआ, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगे चलते, दृश्य स्पेक्ट्रम जिसका तरंग दैर्ध्य 400 से 700 एनएम है, ये एमएम हो गया होगा, ठीक है, ये एनएम होता है, एनएम होता है, वे प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहलाते हैं। पराबैंगनी किरणों में यूवीए, यूवीबी, यूवीसी से ज्यादा हानिकारक होते हैं, ठीक। क्षोभ मंडल में अवस्थित ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण होता है। तो देखिए, जो सबसे पहले आपको तो यही समझ में आ रहा है, क्षोभ मंडल में ओजोन नहीं होती, ओजोन जो होती है वो समताप मंडल में होती है। कौन से मंडल में होती है, समताप मंडल में। तो समताप मंडल में ओजोन होती है, तो यानी कि ये कथन गलत हो गया, काट दिया हमने। 10 स्पेक्ट्रम वाले की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एकदम ठीक बात है कि 400 से 700 एनएम ही होता है प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण जो कि कहलाते हैं, ये ठीक है। दूसरा नंबर का कथन हमारा बचा है, वो क्या है कि पराबैंगनी किरणों में यूवीए, यूवीबी, यूवीसी से ज्यादा हानिकारक होते हैं। तो देखिए, ये जो है ये कुछ इस प्रकार होते हैं, यूवीसी टॉप पे होता है, यूवी बी उसके नीचे होता है, और यूवी सी जो है माफ कीजिएगा, यूवी ए जो है वो लास्ट में होता है, और ये इस प्रकार हानिकारक का इनका क्रम बढ़ता है, ठीक। तो यानी कि जो सबसे हानिकारक होते हैं वो यूवी सी होते हैं, ठीक, और यूवी ए जो है वो सबसे कम हानिकारक होते हैं। पर इसमें क्या बोला, पराबैंगनी किरणों में यूवी ए सबसे ज्यादा हानिकारक है और होते कौन है, यूवीसी। तो यानी कि इसका जो उत्तर हुआ वो पहला नंबर सही है, केवल एक, यानी कि सी ऑप्शन ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, आगे जो प्रश्न है, इको मार्ग उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ठीक। शुद्ध एवं मिलावट रहित के लिए तो ISI है, और प्रोटीन समृद्ध तो होता ही नहीं है, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार हो, ये भी, इसमें भी कोई मार्क नहीं दिया जाता। विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है, जो कि लास्ट 2019 में हुआ था, और इसका जो थीम था वो था बीट द एयर पॉल्यूशन, बीट एयर पॉल्यूशन, ठीक है। इसकी जो थीम थी ये भी याद रखिएगा, ये क्योंकि थीम जरूर पूछा जाता है पेपर में कि विश्व पर्यावरण दिवस का जो 2019 में होता उसका थीम क्या था, उसका थीम था बीट एयर पॉल्यूशन। निम्नलिखित में से किसी एक को छोड़कर बाकी सब देशों की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं।
तो देखिए प्राकृतिक पूंजी क्या होगी, अगर ऑप्शनों को देखें तो वन प्राकृतिक पूंजी होता है, जल भी प्राकृतिक होता है, खनिज भी प्राकृतिक होता है, सड़कें नहीं होती। यानी कि कौन सा एक जो है सम्मिलित नहीं किया जा सकता, वो सड़कें नहीं की जा सकती, और सड़कें इसका जो है आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? तो देखिए इसमें कौन सा नहीं है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैलों का उपयोग। तो देखिए कौन सा पर्यावरण सुरक्षा संबंध नहीं रखता, तो देखिए गरीबी कम करना किसी प्रकार से पर्यावरण का फायदा होगा इस बात से इसका कोई तुक नहीं है। वातानुकूलन से है, कागज के थैलों के प्रयोग से पर्यावरण जरूर सुरक्षित हो सकता है, धारणीय विकास से भी होगा, पर गरीबी कम करने से नहीं होता। ठीक, ये था अब तक का इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का हमारा पूरा वीडियो, जिसमें हमने कुछ मिले जुले प्रश्नों को देखा जो अब तक जो है यूपी पीसीएस के प्रश्नों में आए। इनमें से कुछ जो प्रश्न थे वो आईएएस में भी आए हुए हैं। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे कि कोई भी व्यक्ति या बच्चा छूट ना जाए जो इस लॉकडाउन के समय में पढ़ाई ना कर पा रहा है। धन्यवाद।